मुझे बताइए कि आपको आपके जेहन में क्या प्रश्न है? नहीं, हमारे जहन में एक प्रश्न यही है लाला जी हाँ। कि हमारा मानना ये है हम्म। कि जैसे कोई भी अब आपके आज चेहरे पे के लाइट युग में करिए जैसे जरा, आपके हमने चेहरे कहा पे लाइट आपने। कम आ रही है। हाँ। हाँ। अच्छा, अब आप आ अपना रही। आप मुंह जो है ना घुमा के लाइट की तरफ कर लीजिए। हाँ, अब आपका एकदम बढ़िया हो गया। हाँ। है क्या? हाँ। हमारा जैसे मानना है कि आज के युग में एक 90% लोग किसी न किसी टेंशन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सही ठीक है। कहा आपने। और वो टेंशन और जो है कई वो तरीके का है। सिस्टम जनरेट चाहे कर रहा है, पारिवारिक इको हो। सिस्टम जनरेट कर रहा है। चारों तरफ से आप टेंशन में ही जी रहे हैं। पड़ोसी हम्म, पड़ोसी क्रिएट कर रहा है, घर वाले क्रिएट कर रहे हैं, प्रशासन क्रिएट कर रहा है, पड़ोसी क्रिएट कर रहे बेरोजगारी हैं। है। हाँ, तो इसमें अब आदमी की जो संघर्ष क्षमता थी, हम लोग छात्र जीवन में थे तो बड़े बड़े एक आंदोलन किए और उसमें लोग जुड़ते थे। अब वो जो एग्रेसिव पेनापन था वो अब युवाओं में कहीं नहीं दिखाई देता। ठीक है। दूसरा कि आज के युग में हमारा एक मानना ये है कि कोई भी संगठन, मतलब एक बिना राजनीति के माध्यम से समाज में सुधार बहुत तेजी से लाया जा सकता है, और विशेष तौर से सत्ता हो। अब जैसे ये प्रपोजल आपने जो दिए, ये यदि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे उचित जगह पे पहुंच के उसकी कंप्लायंस हो जाए तो हम समझते हैं उसके बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। अब आपने जैसे कहा कि एक व्यक्ति से कहें कि 10 जोड़िए, 10 से कहें कि वो 90 100 जोड़े, इस तरह से जो एक चेन सी है। लेकिन आदमी इतना वो है। अभी हम आपको एक बता रहे हैं कि एक 17 तारीख को सर्ववैश्य समाज का एक प्रदर्शन है, रैली है लखनऊ। उसमें एक हमारे मित्र हैं, बहुत रिच पर्सन है लखनऊ के, सुधीर हलवासिया जी, वो प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने हमको जोड़ लिया और हम भी बुरे उससे मन से, हमने कभी सामाजिक संगठन में काम नहीं किया, जातिगत संगठन में, सामाजिक नहीं जातिगत संगठन में। हमारा एक जो क्लियर कट कंसेप्ट है कि संघ, आरएसएस, ठीक है सर, और उसके बाद भाजपा, उनमें ये जातिगत चीजें बड़ी बुरी मानी जाती हैं। लेकिन वो हमारे मित्र थे, उनने हमसे कहा कि नहीं, इस रैली में तो आपको जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। तो हम 17 तारीख को है, तो हम जैसी भी समय मिलता है, जैसे आज कोच चले गए 4 बजे, 8 बजे आए, पहले एक दिन रामपुरा माधोगढ़ कोच जालौन चले गए, इस तरह से। लेकिन हम देखते हैं 20 लोगों को बैठा ला हमने कोच में, फोन करके एक जगह एकत्र किया, लेकिन 20 से संख्या वो 50 नहीं हो पा रही। मतलब एक व्यक्ति 2.5 व्यक्ति को भी नहीं जोड़ पा रहा, तैयार नहीं कर पा रहा। मैं तो आपने जितने भी प्रश्न उठाए हैं वो बिल्कुल बहुत ही उचित प्रश्न हैं। यदि आप कहें तो 1 to 1 उस पर मैं प्रतिक्रिया दूं। पहले हाँ, आपने बताइए। प्रश्न बताया कि यदि राजनेता जो है और राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसको अडॉप्ट करें तो ये बहुत तेज़ी से होगा। आप बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है। मैं आपसे 200% इत्तेफाक रखता हूँ कि यदि राजनीतिक प्लेटफॉर्म, राजनेता और राजनीतिक पार्टी इन 21 लक्ष्यों को आत्मसात करके इसको आगे बढ़ाए तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।
लेकिन प्रॉब्लम तो राजनेता और राजनीतिक पार्टियों के साथ ही है। उन्होंने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून और इकोसिस्टम बनाया हुआ था, उसको दुष्टतापूर्वक अपने देशवासियों पर थोप के रखा है। और ये शुरू में चूंकि ये मौका कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस ने किया, और अभी 7 साल 5 टर्न जो है भाजपा को मिल गए हैं, और 5 टर्न में जो है ना भाजपा ने भी वही किया। पहले 13 दिन का मिला, फिर 13 महीने का मिला, फिर एक पूरा टेनवर मिला अटल जी को, फिर अभी 2 टेनवर जो है नरेंद्र मोदी जी को मिल गए हैं। तो ऐसे 5 टेनवर में भाजपा ने कुछ अच्छा करके नहीं दिखाया है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस तो इस दुष्टता के लिए जिम्मेवार ही है। आर्टिकल 370 किसने घुसेड़ा? जवाहरलाल नेहरू ने। आर्टिकल 35A तो असंविधान पूर्वक जो है ना संविधान में घुसेड़ दिया गया। मामा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि जब इस देश के संविधान ने भारतवर्ष के सभी नागरिकों को बराबर का पैदा किया, फिर 1954 में हमारे माननीय पूजनीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड एक्ट किस बेशर्मी से लाया, और क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? मैं कहता हूं, बीपी सिंह की बैसाखी की गवर्नमेंट, जिसमें भाजपा की भी बैसाखी लगी हुई थी, जिसके समय में 1990 का जम्मू एंड कश्मीर का कांड हुआ, उसी व्यक्ति ने दुष्टतापूर्वक एक मंडल कमीशन लेके आ गए, जो कि जाति के आधार पर भेदभाव करने के लिए था। हमारे ही कुछ ब्यूरोक्रेट साथी इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। तो हमें अफर्मेटिव एक्शन होता है कि हम उसको समृद्धि दें, अफर्मेटिव एक्शन होता है कि हम उसे एम्प्लॉयमेंट दें, अफर्मेटिव एक्शन होता है कि हम उसे मेरिट दें। किसी भी राजनेता ने ये सब नहीं किया। तो आपकी इस बात से मैं 200% सहमत हूं कि यदि इसे राजनीतिक पार्टी अडॉप्ट करती है तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून बनाने की शक्ति उनमें आज निहित है। मॉडल रेडी है, उन्हें जो है ना कानून की शेप दे देना है। लेकिन क्या आज के राजनेता ये करेंगे? क्या माननीय नरेंद्र मोदी ये करेंगे? क्या बीजेपी ये करेगी? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी ने ऐसे जो नियम कानून जो कांग्रेस ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए, क्या उनमें से एक को भी रिपील किया? क्या जो है उसने जो है उसकी इच्छा शक्ति है रिपील करने की? क्या अच्छे लोगों को टिकट देने की इच्छा शक्ति है? तो राजनीतिक पार्टियों में दुष्टता सवार है, और उन्हें कोई इच्छा शक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही है उनमें ऐसा करने की। अब इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? फिर मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा। ऐसा है। आप जरा कैमरा ठीक करिए, आपका हाँ हाँ, थोड़ा सा कैमरा और डाउन करिए। हाँ, तो आपका चेहरा अच्छा दिखेगा। हाँ, और चेहरा लाइट की तरफ करिए तो और अच्छा दिखेगा। अभी भी आपका चेहरा लाइट के पीछे नहीं है, लाइट के साइड में है। आपका मुंह जो है ना लाइट की तरफ करिए तो और अच्छा सुंदर दिखेगा। हाँ, करेक्ट। और उसको थोड़ा सा नीचे करिए कैमरे को। हाँ, अब आप पूरा दिख रहे हैं। करेक्ट, बहुत सुंदर। है कि जो आरक्षण या बोर्ड वाले जो आपने बताए, इनकी संविधान में एक ये थी कि एक फॉर ए टाइम बीइंग 10 वर्ष के लिए ये सुविधा दी गई थी। ठीक है कि वो समाज उस रिजर्वेशन को भूल जाइए कुछ देर के लिए। जो बाद में जो है वो जो गड़बड़ियां की हैं उनको करिए ना। चलो, हम कह रहे हैं उस रिजर्वेशन को, वो रिजर्वेशन भी इनको खत्म करना चाहिए था। उस रिजर्वेशन में इन्हें समृद्धि देना चाहिए थी। उस रिजर्वेशन के तहत सभी को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करना चाहिए थी। रिजर्वेशन में आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं? 1% लोगों का भी भला नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए ऐसा है मोटा, जब ये बात हुई हमारे राष्ट्रीय संचालक जी ने, बिहार का चुनाव था, तो उन्होंने एक बिहार में एक प्रेस वार्ता में ये कहा कि आरक्षण के मुद्दे की आज पुनः समीक्षा की आवश्यकता है। इसे आप भी स्वीकार करती, ठीक। उस पे मीडिया ने और हमारे भाजपा के विरोधियों ने इतना बवंडर मचाया, इतना कुप्रचार किया, इतना कुप्रचार किया कि आप समझिए कि भाजपा जो वास्तव में इंडिविजुअल या लालू के वो उनके नीतीश के साथ सरकार बना लेती, वो सरकार नहीं बना पाई। उस सर्वाधिक सीटें लालू के लड़के उसको मिली, तेजस्वी को। जबकि ये माहौल था कि भाजपा बहुत बम्पर वहां आने वाली थी। तो आज तो ये एक 440 वोल्ट का करंट है आरक्षण, जो भी इसे खत्म करने की सोचेगा। आप जो है इसको रिजर्वेशन को छोड़ दीजिए और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। रिजर्वेशन खत्म नहीं किया जाएगा, रिजर्वेशन को निर्मूल कर दिया जाएगा, रिडंडेंट कर दिया जाएगा। जब हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा और रिजर्वेशन से ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, जब जो है उसे रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो रिजर्वेशन रिडंडेंट हो जाएगा। देखिए साहब, कल हमारी 2 गांवों में ड्यूटी लगी। एक मोदी जी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं के लिए रथ बनवाए, अब वो हर ग्राम सभा में जा रहे थे। हम 2 ग्राम सभाओं में गए। आज जनता ये चाहती है कि हमें फ्री गल्ला तो मिल ही गया, फ्री अनाज तो मिल, वो आवास तो मिल ही गया, फ्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना तो मिल ही गई। इसके अलावा आप क्या दे रहे? लोकसभा चुनाव 24 में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जनता फिर अब मांगेगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 22 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने पढ़ा हो कि हर इंटरमीडिएट की छात्रा को स्कूटी देंगे। हर मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा कि हम गैस सिलेंडर, कांग्रेस ने कहा 500 का, भाजपा ने कह दिया 450 का देंगे। ठीक, तो जनता तो अब ये चाहती है कि फ्री में सब चीजें हमको कौन दे रहा। देखिए, जनता को दोषारोपण देना हम थोड़ा सा बंद करें। जनता को इस स्थिति में किसने पहुंचाया? क्या एक मिनट नियम में प्रावधान कर दिया जाए कि कोई इसकी घोषणा नहीं कर पाएगा? यदि कोई फ्रीवी की घोषणा करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, उसे जेल भेजा जाएगा। कर दीजिए, नियम बना दीजिए ये बात। आपके देखिए, आपकी बीजेपी एक जस्ट एक सेकंड मामा जी मुझे कह लेने दीजिए। आपके ही 8 साल में, जिसमें कि माननीय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे, तीन बार पिटीशन लगी, जिसमें हम सुबह आपसे चर्चा कर रहे थे, जिसका मजमून ये था कि राजनेताओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये अनुरोध PIL के तहत 3 बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने किया। भाजपा को क्या प्रॉब्लम थी एक लाइन का जो है ना अमेंडमेंट करने में? ये थी, हम आपको बताएं, हर राजनीतिक दल की एक पहली प्राथमिकता होती है कि चाहे अपराधी हो, यदि वो जिताऊ है। अरे जब अपराधियों को टिकट ही नहीं मिलेगा तो कोई भी सभी के जिताऊ अपराधी जो है ना किनारे बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? जब आपने नियम में प्रावधान कर दिया उसे टिकट ही नहीं मिलेगा, फिर क्यों चिंता पाल रहे हैं आप? ना आपके जिताऊ जो है ना अपराधी को टिकट मिलेगा, ना दूसरे के जिताऊ अपराधी को मिलेगा। तो आपके पास जो है बिना जिताऊ जो है अच्छे आदमी नहीं है, जिताऊ अच्छे आदमी नहीं है। आप अपराधी किसे मानते हैं?
मैं ये कह रहा हूँ ये दुष्टता आप है। FIR दर्ज हो गई। देखिए मैं ये कह रहा हूँ भाजपा को या किसी अन्य पार्टी को क्या हक है कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए थे 75 साल के बाद उसे आम जनता पे थोप के रखने का जो है ना क्या अधिकार है भाजपा को? अब आप देखो, आप ये किसने बनाई? MP MLA कोर्ट किसने बनाई? ये सुप्रीम कोर्ट के तहत बनाई। और बताओ कितने जो ना एमएलए एमपी को सजा मिल गई है? नहीं मिली, वो अलग विषय है। नहीं, वो अलग विषय नहीं, जिन्हें वही तो मिल विषय रही है। वो जो है ना, अभी वो जो 27 तारीख को नहीं मिली। एमएलए एमपी की कोर्ट आपने नहीं बनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और वो भी पीआईएल में दिए हैं। आप कोई भाजपा ने नहीं किया है। नहीं, भाजपा ने और ही भाजपा इसको ने बनाया सहयोग है। किया होता तो जो है ना कितने केसेस में निकाल हो गया, क्यों नहीं निकाल हुआ? अब ये तो कोर्टों की कमी है। कोर्ट की कोई कमी अमी नहीं और है। हम तो कह रहे हैं कि हम 30 दिन में न्याय दे देंगे और वकीलों की और जो है जजेस की संख्या बाधा नहीं बनेगी। मैथिली शरण गुप्त से बात करें ना माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या प्रॉब्लम है? और मैं तो कह रहा हूं उसमें धन की वर्षा भी कर देंगे। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि इतनी धन की वर्षा होगी कि हमें आम आदमी से इनकम टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, उसे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी तो दुगना नहीं कर पाए हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रही है तो मैथिली गुप्त को अपना एडवाइजर बना लेना। तो साहब एक बात है, अब हमसे आपने 3 साल पहले कहा था बंसल जी से एक आपका वो करा दे। हमने बंसल जी से कहा, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल एक अदरवाइज में लेके और ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने आपसे बात भी नहीं की। मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज हो गई आज की डेट में। कोई बड़ी चीज नहीं है, सब छोटी चीज हैं। उन्हें जो जो संविधान ने और जो लोगों ने अपेक्षाएं की उसका पालन तो कर नहीं रहे हैं। सब लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं, सब लोग नौटंकी कर रहे हैं। अब चलो उस बात को अपन छोड़ें। मैं तो इस बात को उठाता भी नहीं यदि आपने ये प्रश्न नहीं उठाया होता कि राजनीतिक दलों के माध्यम से इसे किया जाता है। लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा ही तो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। राजनीतिक दलों ने ही तो जो है गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। राजनीतिक दलों ने ही तो वही व्यवस्था जो मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से भारतीय गुलामों को जो है ना के ऊपर शासन किया जाता था, उनको उनके ऊपर जो अत्याचार करने वाली, उनको शोषित करने वाली जो लाटसाबी व्यवस्था है जिसका मैं डीजी था, ये आज के राजनेताओं ने ही तो उसे थोप के रखा है। उसे अकाउंटेबल नहीं बनाया जा रहा है, उसे पारदर्शी नहीं बनाया जा रहा है, उसे अपना चरण सेवक बना के रखा जा रहा है। जो आपका चरण सेवक बन रहा है उसे आप सिर पे बिठा रहे हैं। यही इसी भोपाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अजीत पवार को जो है ना इतने इतने मामले हैं वो जेल में जाएंगे, और उसके 2 दिन बाद उनको जो ना उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये क्या है? हाँ, ये बात, ये घटना हम आपकी मानते हैं बहुत दुखद थी, लेकिन वही बात है कि हर राजनीतिक दल का एक तो लक्ष्य है। अब इसका मतलब किसी है कि तरह से आपकी बात को जो हमें ये बात को अस्वीकार करना पड़ेगा कि ये राजनीतिक दल वाले तो करेंगे ही नहीं, इनसे बात करना बेकार है। क्योंकि ये घटिया बेकार लोग हैं। ये अपने आप को सत्ता में बिठाने के अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। ये एकदम घटिया लोग हैं। ये देश प्रेमी लोग नहीं हैं, ये दुष्ट लोग हैं। इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों की शिक्षा व्यवस्था थोप के रखी है। ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। इनसे किसी अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना मुश्किल काम है। ये चंद जो है स्वार्थों के तहत ही जिएंगे। अब सवाल उठता है मामा जी, हम और आप जो है भी चंद साल जीने वाले हैं, इन दुष्टों की ही बात करते रहेंगे या मरने के पहले कुछ मोक्ष के लिए अच्छा काम भी कर लेंगे? नहीं, ऐसा है, ये नकारात्मक सोच नहीं। ये बिल्कुल हम भी नकारात्मक नहीं है, आपकी सकारात्मक सोच है कि हम कैसे इसे जो है हम ना आप अच्छा करें। सुनो साहब,
हम आप 100 साल तक जिएंगे। देखो, कितनी सांसें हैं ये तो ईश्वर ने मालूम करके रखा है। अभी जो है सुबह जो है ना मालूम पड़ा कि मैथिली शरण जी आपके लाला जी नहीं रहे, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। किसकी गारंटी है? किसने किसकी सांसें देखी हैं? नहीं, हमें कहने सुनने में बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जितनी जो है ना चाबी दी भगवान ने उतना चले खिलौना। तो ये खिलौना कितना चलेगा ये मालूम नहीं है। तो चूंकि ये मालूम नहीं है कितना चलेगा, तो ये मान के कि जल्दी ही ये खिलौना बंद होने वाला है, इसके पहले वो खिलौना बंद हो कुछ कर लिया जाए। मरना तो हर किसी को है, आज अमर होके कोई नहीं आया है। और इस बात ये से तो हम आपकी सही है। 200% सहमत हैं कि यदि राजनीतिक पार्टियां इसे करें तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। अब क्या एक मैंने हमारे तो मन ये में कॉन्सेप्ट 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी को डीओ लेटर लिख के भेजा था। उनके पीएस जो है मिस्टर टोपनो से मैंने बात भी की थी, उसमें प्रेजेंटेशन की कॉपी भी भेजी थी। आपके रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी मिस्टर ब्रजेश शुक्ला हैं, उनके माध्यम से हमने सीएम के पीएस से भी बात की थी। उसने तो हमको जो है ना ब्रजेश अपॉइंटमेंट मिश्रा, लेके नहीं दिया। ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश शुक्ला जी, ये 1966 बैच हैं? के शायद 64 के शायद आईएएस ऑफिसर हैं। बहुत पहले ब्रजेश मिश्रा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। रहे। हाँ, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं वो, और मेरे विचारों से वो बहुत ज़्यादा सहमत है। अब जब बताओ साहब, एक प्रश्न हमारे मन में आया, जी। अपराधी आप किसे मानते हैं? अपराधी वो है जिसने आपराधिक कृत्य किया है। हमारे ऊपर यदि कोई पुलिस विभाग, आपका विभाग 307 की फर्जी एक एफआईआर लिख ले जिसमें तो हमारा कोई वो आपने नहीं है। आपने जो मैं ये कह रहा हूँ, यदि वो एफआईआर लिख ले रहा है, उसका चालान कर दे रहा है, कोर्ट संज्ञान ले रही है, तो तब तक के लिए हमें आपको आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति मानना पड़ेगा, चाहे आपको अपराधी ना माने। अच्छा, अब आप ये कहें कि जब तक आपको जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना फाइनल कन्विक्शन ना दे दे तब तक आप अपराधी नहीं हैं, तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यही लाभ एक चपरासी को दे दीजिए ना। चपरासी के केस में तो उल्टा हो रहा है कि एक लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको लगा हमारी नौकरी चली जाएगी, तो उसने सुलहनामा कर लिया है। पुलिस कहती है आपने जो समझौता किया है ये कन्विक्शन है, वो आपको नेगेटिव रिपोर्ट देती है, आपकी नौकरी नहीं लगती है। मतलब एक ऐसा केस जिसमें किसी कारण से भी गलतफहमी या अदरवाइज रिपोर्ट कर दी गई और वो आपस में समझौता कर लेता है, पुलिस उसे कन्विक्शन मान के नेगेटिव रिपोर्ट देती है और चपरासी की नौकरी आपकी नहीं लगती है। तो मेरा मामा जी आपसे प्रार्थना है कि उस बेचारे चपरासी को भी आप अपराधी मत मानिए। जब जी साहब, ऐसा है जब तक किसी को फाइनल सजा कोई ना हो जाए जाता तब तक वो अपराधी ना माना जाए। बराबर मापदंड तो रखिए। आप बताइए ये है। कितनी हाँ, बड़ी ये एक थोड़ा मिनट एक मिनट एक मिनट मामा जी, एक मेरी बात सुनिए। मेरी ये बताइए कितनी बड़ी दुष्टता है कि एक सिविल सर्वेंट 2004 के बाद जो है जो भर्ती हुआ है, वो 40-42 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दुष्ट राजनेता सिर्फ शपथ ले लेंगे तो उन्हें पेंशन मिलेगी। ये क्या हाँ, शुद्ध बड़े दुष्टता नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर ये अब आप तो कानून तो दुष्टताओं उन्हीं के ऊपर दुष्टता और करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये तो करेंगे ही नहीं। ये बताओ, अब ये ये अच्छे बताओ। लोगों को टिकट ही देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये बताओ, नहीं, अब आप ये ये एक मिनट, बताइए। अभी अभी आपने कहा नहीं कि जो है ना साहब दारू बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, ये बांटा जाता है, करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। मामा जी मुझे एक चीज बताइए, आज के कानून में ये अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चुने जा रहे हैं सब अपराधी हैं, और अपराध करके जो है ना जनता को मूर्ख बना के वो कर रहे हैं।
यदि आपको लगता है कि दूसरे लोग फ्री भी दे रहे हैं, हम फ्री भी दे रहे हैं, तो कानून बना दीजिए कि कोई किसी को फ्री भी नहीं दे सकता है, सिर्फ समृद्धि दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, पॉजिटिव काम कर सकता है। हमारे राजनेता तो इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 64 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। 50 करोड़ लीटर दूध 50 करोड़ लीटर दूध टैंकरों में प्रतिदिन जो है बनाया जा रहा है, उससे कैंसर होने वाला है। आपको मालूम है, जो आप रासायनिक पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इससे आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है। अब आपको कैंसर लगने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं, आप खाना खा लीजिए, आपको कैंसर हो जाएगा। पंजाब में यही हो रहा है, कैंसर ट्रेन चल रही है। तो अब आपको कैंसर होने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। जो गेहूं आप पैदा कर रहे हो ना, उसको खा लीजिए, कुछ समय बाद आपको कैंसर हो जाने वाला है। 2029 तक भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। तब बताइए माननीय नरेंद्र मोदी जी की 5 लाख की आयुष्मान योजना से क्या भला होने वाला है। जहां पर हमारे डॉक्टर्स इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने कोरोना में कितने नोट छापे। आप बताइए, जब कोरोना वायरस किसी भी एंटीबायोटिक से जो है ना नहीं मर सकता है, तो भर भर के एंटीबायोटिक देकर लोगों की जो है ना इम्यूनिटी को क्यों खराब किया गया। आपका पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल फर्जी है, लोगों ने नोट छापे हैं उसमें। हम कितने दुष्ट हैं कि लोग बाग मर रहे हैं और हम नोट छाप रहे हैं। हमारी दुष्टता का कहीं अंत होगा कि नहीं होगा। और हम हैं कि अपने आप को अच्छा कहते हैं। हम मामा जी अच्छे नहीं हैं, हम दुष्ट हैं। आप मेरी बात माने ना माने वो आपके ऊपर है, लेकिन सवाल हमारे यही है कि सभी विद्वान दुष्ट हैं, अपने लिए जी रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो है चाहते हैं कि पहले जो है ना नौकरी के दौरान मलाईदार पोस्टिंग मिल जाए और फिर रिटायर होने के बाद कहीं के गवर्नर बन जाएं, कहीं के ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन जाएं। तो बताओ हम कितने बड़े दुष्ट हैं। हमें नहीं लगता है हम जैसे व्यक्तियों को, जहां संविधान ने 4-4 सेक्शन में जो है ना 4-4 आर्टिकल में प्रोटेक्शन दिया है, आर्टिकल 109, 110, 111, 112, फिर भी हम जो है ना राजनेताओं के अपने लाभ के लिए चरण सेवक बने हुए हैं। हम लोग जो इंटरव्यू में कहते हैं कि हम जो है ना समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, वो समाज सेवा केवल इंटरव्यू तक सीमित है या हमारे कार्यकलाप में भी है। हम कब जागेंगे। आप मेरे स्वर में वो पीड़ा महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते, क्यों नहीं करते। तो वो पीड़ा क्यों नहीं है आम आदमी के मन में। आज हमारे ही जो है ना कैडर के, हमारे ही जो है ना बैच के आईपीएस ऑफिसर, वो जो है ना एक कोजी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का जो दर्द है वो शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं। अच्छा भारत बनाना है, ये आपकी पीड़ा क्यों नहीं और आपकी प्रायोरिटी क्यों नहीं होना चाहिए। मामा जी, ये बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं, हमें अपने सही है आप से आप। पूछना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम और आप दोनों ही नश्वर हैं, हम और आप दोनों ही मरने वाले हैं, और किसी को नहीं मालूम है कि हम और आप कब मर जाएंगे। कल मर सकते हैं, 5 साल में मर सकते हैं, 10 साल में मर सकते हैं, भगवान ने दिया तो 25 साल में का समय मिल जाए, लेकिन आप हक के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मेरी तो सिर्फ इतनी ही कहना है कि क्या हम मरने के पहले अच्छा भारत बना पाएंगे। और आपकी मैं इस बात से 200% सहमत हूं कि यह काम यदि राजनेता करें, तो हम तो सबसे पहले कांग्रेस, भाजपा सभी से कह रहा हूं कि भाई साहब 21 लक्ष्य हैं, आप मेरे तरफ आ जाइए। यदि आपको कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है तो मैं उसमें 2-4 लक्ष्य और जोड़ दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 21 लक्ष्यों में सब कुछ समाहित है। आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ये महापरिवर्तित भारत जो है, भाजपा, कांग्रेस या इन पार्टियों की प्राथमिकता क्यों नहीं है। आप ये बताइए। जैसे हमने कहा वक्फ बोर्ड एक्ट बना, माइनॉरिटी कमीशन बना, ये बना, वर्शिप प्लेसेस एक्ट बना, ये क्यों बने हैं। हम क्यों अपराधियों को टिकट दे रहे हैं।
जब इस देश में समृद्धि आ सकती है तो हम समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, मोदी जी मुझसे बात कर लें, मैं 2029 तक गारंटी ले रहा हूं कि भारत में एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी क्रय शक्ति 2 लाख से कम होगी। मेरी गारंटी है। और मैं सरकार का खर्च नहीं कराऊंगा उसमें। सरकार की केवल एक्ट का उपयोग करूंगा, एक्ट बनाना होंगे, सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, गारंटी लेना होगी, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं जो है टैक्स फ्री भारत पैदा कर दूंगा, मैं कर्ज मुक्त भारत पैदा कर दूंगा, मैं रासायनिक विष मुक्त भारत पैदा कर दूंगा। मैं जो है पानी को जो 400, 500, 1000 फीट पे चला गया है वो दोबारा 8 फीट पे लाने की क्षमता रखता हूं। पेड़ों की संख्या जो है 3 गुनी हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी, हर जगह पे गौशालाएं होंगी, हर शहर में एक भारत दिखाई देगा और इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है ना सम्मान भी होगा। भारत में कोई नौकर नहीं बचेगा। भारत में सभी सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे जो आपको सेवाएं देंगे। वो गाड़ी में बैठकर आएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उनके पास ऐसे अच्छे टूल्स होंगे कि जो काम आज के नौकर जो है 8 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं, वो उससे 10 गुना अच्छा और 50 गुना अच्छा और 100 गुना अच्छा काम 1 घंटे में करके चले जाएंगे। वो आपको मालिक नहीं कहेंगे, वो आपको मिस्टर अनिल बहुगुणा कहेंगे। ऐसा अद्भुत भारत संभव है। जब ये संभव है तो या तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि वो ये सब जमीन पे उतार देंगे तो वो तो पूजनीय बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। वो भगवान क्यों नहीं बनना चाहते हैं? उन्हें भी मरना है। अमर होके आए हैं क्या? नहीं। तो फिर यदि जो मैं कह रहा हूं, अच्छा अब चलिए इसको, अब हमने आपकी बात सुन के एक प्रार्थना जो है पहले मैं भाजपा से करता हूं कि वो मुझे बुलाएं, और यदि मुझे जो है वो मेरी बातों को सुने तो मैं तो कह रहा हूं कि आपके आदित्यनाथ योगी जी बुला लें। मैं वो सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में उतार दूंगा। मैं उन्हें कुछ नहीं करना है। यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं जो है ना जितना भी पैसा खर्च होगा वो मुझसे वसूल कर लिया जाए, नहीं तो मुझे जेल भेज दिया जाए। है हिम्मत? मैं तो चुनौती के बतौर कह रहा हूं। और हम शासन का पैसा खर्च नहीं कराएंगे, ये भी कह रहे हैं। हम हर व्यक्ति को प्रायोगिक शिक्षा भी देंगे, हुनर भी देंगे, आवागमन का साधन भी देंगे, और एक भी चीज मुफ्त नहीं देंगे। और 2029 तक उसकी क्रय शक्ति, सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार की क्रय शक्ति पैदा करने की मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है। भारत सरकार की गारंटी नहीं कह रहा हूं, मैथिली शरण गुप्त की गारंटी कह रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं कि इसमें सरकार का पैसा भी नहीं लगाएंगे। सरकार की आमदनी को 10 गुना कर देंगे। और दूसरे तरीके से 10 गुना करने का एक और फार्मूला है। इस प्रकार भारत सरकार के पास जो है ना 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा और भारत सरकार किसी से टैक्स नहीं लेगी। भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वाइप के तहत पैसा मिल जाएगा, तो उसे कर्ज लेने की क्या जरूरत है? जब उसकी अर्निंग होगी तो ऑटोमेटिकली पट जाएगी, उसे क्या जरूरत है? तो जो आप तनाव की बात कर रहे थे कि आज हर कोई तनाव में है, वो सभी तनाव विलुप्त हो जाएंगे और आप एक अच्छा जीवन यापन करते हुए शायद मोक्ष के लिए भी कुछ काम कर पाएंगे। चलिए अब इस बात को यहाँ पे विराम देते हैं। ये बात हम निवेदन आपके पास छोड़ते हैं कि चूंकि आप आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ये निवेदन आदित्यनाथ योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दीजिए। लेकिन मैं उन पर आश्रित नहीं हूं। मैं इसको अमली जामा फिर भी पहुंचाने की स्थिति में हूं
तो अभी पहले मैं ये चाह रहा था कि आपके जेहन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, कुछ प्रश्न और पूछना है क्या आपको? नहीं लाला जी, ऐसा है, ये आपकी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं कि जैसे जो आपने कहा कि अपराधी जैसे हमारे खिलाफ एफआईआर हुई, तो टिल्डा जब तक हमें क्लियर चिट न मिल जाए तब तक हम चुनाव के लिए, अच्छा है क्या, कानून बनाने वाले बहुतायत में वही लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में। वेतन बढ़ने की बात जब आती है तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सब एक मत हो जाते हैं। देखिए, ये अब बातें आप करना देखिए, बंद कर दीजिए माननीय मामा जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास पार्टी व्हिप है। आज किसी की औकात नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि मुझे एक लाइन का संशोधन करना है कि किसी अपराधी को टिकट नहीं मिलेगा, तो वो मानेंगे। हम तो ये कह रहे हैं उसमें कुछ और जोड़ लीजिए आगे, कि जिसमें जो है ना कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करना किए हों, चार्ज फ्रेम कर दे तब मान लें। और मैं तो ये कह रहा हूँ 5 सर्टेनिटी के साथ जो झूठी रिपोर्ट करे उसको जेल में सड़ने की व्यवस्था करो ना। क्राइम फ्री भारत तो उसके जो ना झूठी रिपोर्ट करने वालों को जेल में सड़ा रहा है। वो कह रहा है कि हमने 6 सिस्टम तैयार किए हैं, बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसी सांस में वो कह रहा है कि यदि आपने झूठी एफआईआर की तो आपको सर्टेनिटी के साथ जेल में सड़ना है, ये पक्का है। और फिर वो कह रहा है कि 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ, ऐसे अकाट साक्ष्य जो आज की पुलिस इकट्ठा करने की औकात नहीं रखती है, आज की पुलिस जिन साक्ष्यों को इकट्ठा करने की औकात नहीं रखती है, वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। इन अकाट साक्ष्यों के साथ अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। और इसके लिए पुलिस को भी बहुत कवायद नहीं करना होगी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पुलिस भी रिडंडेंट हो जाएगी। मतलब आप बहुत चिंता मत करिए, क्राइम फ्री भारत ने बहुत इसमें होमवर्क किया हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन अधिकांश केसेस में 12 घंटे में पूरा होगा। केवल कुछ बिरले केसेस में 15 दिन तक चलेगा। और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिनों में न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिनों में। अब आप हर जगह देखिए कोर्टें, हाई कोर्ट में कितने जजों के पद खाली हैं, इसमें तो कितने जजेस की हैं। संख्या का बाधा ही नहीं बनेगी। इसमें तो तो आप जज बन जाएंगे, आप जूरी बन जाएंगे, आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। और आपकी औकात नहीं है कि आप गलत निर्णय ले लें। यदि आप गलत निर्णय ले लेंगे तो आपको भी जो है ना कंपनसेशन देना होगा। देश में देखिए ऐसा है, इस देश में लोगों की, जो मान लीजिए जज है कोई, उस जज ने यदि गलत निर्णय दे दिया तो उस पे भी कोई उसकी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए, उसे भी पनिश मैं होना वही चाहिए। कह रहा हूं, यदि आप क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य देखें तो उसमें उसकी जिम्मेवारी है। उसमें देयर इज अपील अगेंस्ट द जज। जज को खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो उसको जो है वो कर दिया जाएगा, उसकी जजशिप चली जाएगी, उसको महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा। कितने हुए आज तक देश में? आपने वो सिस्टम ही नहीं बनाया है। आपने वो सिस्टम ही नहीं, नहीं बनाया है ना, वो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप तो ये देखिए ना कि भाजपा ने 360 डिग्री का इवेल्युएशन लाए और पॉलिटिकल लोगों से मत लेके अच्छे लोगों को बाहर करके अपने ठप्पा लगाए वाले लोगों को जो है ना आप जो है ना पैनल करके बिठा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? आप भाजपा को बहुत अच्छा बिल्कुल मत समझिए। भाजपा ने वो नहीं सब हम दुष्टताएं कर दी जो कभी कांग्रेस ने नहीं की थी। थ्री देखिए साहब, ऐसा थ्री है, सिक्सटी डिग्री देखिए का जो एवोल्यूशन है उसमें राजनीतिक एवोल्यूशन लेके
जो अच्छे और मुखरित वाले और जो अच्छे चरित्र के अधिकारी थे उनको साइडलाइन करने का काम किया। इतना घृणित काम तो और किसी ने नहीं किया है। ये घृणित काम है। लज्जा आना चाहिए भाजपा को अपने घृणित कामों के लिए। आप बताइए, आपने ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल लाइन पे बांट दिया है। आपने जो है ना चरण सेवक बना दिया है। हम ये कह रहे हैं एसीआर जो है ना लिखने का सिस्टम बदला जाएगा। क्राइम फ्री भारत को देखिए, वो कह रहा है कि आपके काम से हम आपकी एसीआर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपके काम के आधार पर ही आपकी पोस्टिंग होगी, आपके काम के आधार पर ही आपका जो है ना प्रमोशन होंगे। राजनेता तो ये नहीं चाहते हैं। राजनेता चाहते हैं कि उनकी मर्जी से पोस्टिंग हो, उनका हुकूमत चले, उनको जो है ना, बल्कि यदि थानेदार उनको भी पैसा दे। आजकल तो आपको उत्तर प्रदेश में तो जाने कितने थानेदार जो है ना नेताओं को पैसा दे रहे हैं। नेताओं की गाड़ियों में जो है ना पेट्रोल भरवा रहे हैं, मंथली दे रहे साहब। तो ये स्थिति किसने बनाई? यदि कांग्रेस ने बनाई है तो भाजपा ने उसकी लकीर और बड़ी कर दी है। भाजपा ने उसको ठीक तो नहीं किया, नियम कानून में संशोधन तो नहीं किए। आज कौन से नियम कानून जो है ना छुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे? काहे के लिए बनाए थे? भारतीयों का दुरुपयोग करके भारतीयों को शोषण करने के लिए बनाए थे। बदले हैं? ये सोच और चिंतन ही नहीं है। आपको देश की जनता का मसीहा कहने का कोई हक नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट और दो टूक बात कर रहा हूं। मेरी बात से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उससे जो है सच्चाई पे फर्क नहीं पड़ेगा।